नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था बुशमैन जनजाति को और इसमें हम देखेंगे भील जनजाति और हमारा चैप्टर चल रहा है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भील जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी। तो भील जनजाति की जो उत्पत्ति है उसकी बात करें तो इसमें द्रविड़ भाषा का जो बिल्लू शब्द है, कौन सी भाषा का? द्रविड़ भाषा का जो बिल्लू शब्द है उससे भील की उत्पत्ति हुई थी। और बिल्लू का जो अर्थ है वो होता है तीरंदाज। बिल्लू का अर्थ होता है तीरंदाज, यानी जो तीर चलाने में निपुण होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? भील कह सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भीलों की जो उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र निषाद से हुई थी। यानी जो निषाद है उसने महादेव के जो बैल था नंदी उसकी हत्या कर दी थी और क्रोध में आकर महादेव ने निषाद को घर से बाहर निकाल दिया था। और निषाद है वो कहाँ निवास करने लगा? जंगलों में निवास करने लगा। तो उनसे इनकी उत्पत्ति भी मानी जाती है। फिर बात करते हैं कर्नल टोड के अनुसार। कर्नल टोड ने कहा कि भील हैं वो हैं वन पुत्र, यानी इनकी उत्पत्ति है वो किनसे हुई है? वनों से हुई है। वन पुत्र। तो सिंपल भाषा में देखें तो भील हैं वो द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। और ऐसा एक माना जाता है कि भीलों की उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र निषाद से हुई थी। और कर्नल टोड ने माना है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो किनसे हुई है? वनों से है, यानी ये क्या है? वन पुत्र हैं। अब यहाँ पे वन नाम आया है तो हमारे चैप्टर में एक नाम आता है बीच में, सबरी। सबरी कौन थी? तो ये वही सबरी है जो हम रामायण में देखते हैं। इन्होंने क्या किया था? जब श्री राम वनवास गए थे और सीता की खोज में वन में इधर उधर घूम रहे थे तो उसी समय इस सबरी ने श्री राम को क्या खिलाए थे? बेर खिलाए थे। अगर पूछ लिया जाए सबरी क्या है तो आपको इतना ही बताना है कि जब श्री राम सीता की खोज में वन में गए थे तब सबरी ने श्री राम को क्या खिलाए थे? बेर खिलाए थे। तो ये तो हो गई भील शब्द की उत्पत्ति, यानी भील हैं उनकी उत्पत्ति है वो किनसे हुई है। अब आगे देखते हैं इसी में कि भील हैं वो भारत में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। भील हैं वो भारत में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, यानी इनके निवास क्षेत्र। आपको क्लास में सबसे पहले बताया था दो तो हम विश्व की जनजातियों का जिक्र करेंगे और दो भारत की। तो ये जो भील है ये भारत से संबंधित है। निवास क्षेत्रों की बात करते हैं तो भील है वो कहाँ निवास करते हैं? दुर्गम, पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में। मुख्य रूप से बात करें तो भील हैं वो कहाँ निवास करते हैं? दुर्गम, पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में। अब भारत से संबंधित बात करें तो भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें ये जनजाति है ये क्या करती है? निवास करती है। सबसे पहले आता है हमारा राजस्थान, दूसरा आता है गुजरात, तीसरा इसमें आता है महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। और चौथा आता है मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। और 4 नंबर आपको बताया है कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए कि भील जनजाति है वो भारत में कहाँ कहाँ निवास करती है तब आपको बताना है राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। और राजस्थान की बात करें तो आगे हमारा चैप्टर है लास्ट, उसमें जो राजस्थान की जनजातियां हैं उसमें भी भील का वर्णन दिया गया है। तो आपको बताना चाहूँगा मैं इसी अध्याय में भील जनजाति है वो पूर्ण करूँगा
क्योंकि एक जनजाति है वो 2 जगह आई है, तो एक जगह इसको हम क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। तो इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है। तो भील का जो निवास क्षेत्र है वो कौन सा है, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। भारत की बात करें तो भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जहाँ पे भील जनजाति है वो क्या करती है, निवास करती है। अब आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में भील जनजाति है वो कौन कौन से जिलों में निवास करती है। तो जिलों की बात करें तो इसमें आता है उदयपुर, दूसरा आता है बांसवाड़ा, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा आता है वो कौन सा है आपका, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यानी ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पे भील जनजाति है वो क्या करती है, निवास करती है। इसके अलावा बात करें प्रतापगढ़ के अलावा तो ये जनजाति है ये डूंगरपुर, जो डूंगरपुर है हमारा, उसमें भी क्या करती है, निवास करती है। तो सर्वाधिक की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक जो भील जनजाति है वो कौन से जिले में है, तब आपको बताना है उदयपुर में। यानी उदयपुर में सर्वाधिक है वो कौन है, भील है। अब आगे हम बात करते हैं इसी में निवास क्षेत्रों में कि भील है उनकी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है। यानी इन क्षेत्रों में जब ये निवास कर रहे हैं तो इनके आजीविका का प्रमुख आधार क्या है। तो जो हमने पिछली जनजातियों में देखा था उनमें प्रमुख रूप से एक पढ़ा था हमने आजीविका के आधार में आखेट, क्या पढ़ा था, आखेट। यानी पीछे जो 2 जनजाति हैं सभी में आजीविका का आधार क्या था, आखेट था। इसके अलावा बात करें तो इसमें क्या आता है, खाद्य संग्रहण, क्या आता है, खाद्य संग्रहण। तीसरा है कृषि और चौथा आता है पशुपालन। यानी इस जनजाति का जो आजीविका का प्रमुख आधार है वो क्या है, आखेट है, खाद्य संग्रहण है, कृषि है और पशुपालन है। अब आगे हम जिक्र करते हैं इसमें कि ये जनजाति है इनकी शारीरिक संरचना कैसी है। यानी जो भील हैं उनके शरीर की बनावट कैसी है, शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इनके कद का। तो इनका कद कैसा है, इनका जो कद है वो है नाटा। कद कैसा है, नाटा, यानी ये नाटे कद के होते हैं। और आगे हम बात करें कि इनकी आंखें कैसी होती हैं, तो आंखों की बात करें तो इनकी आंखें कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं। और नाक भी क्या होती है, चौड़ी। तो आंखें को चौड़ी भी बोल सकते हो और आप क्या बोल सकते हो इसको, बड़ी आंखें, चौड़ी या बड़ी आंखें। इस जनजाति के लोगों की जो आंखें होती हैं वो बड़ी तो होती हैं लेकिन हमें दिखाई कैसी देती हैं, लाल रंग की। कैसी दिखाई देती हैं, लाल रंग की दिखाई देती हैं। और नाक की बात करें तो नाक क्या है, चौड़ी है। अब आगे बात करते हैं इनके बालों की। तो इनके बाल कैसे होते हैं, रूखे होते हैं। बाल कैसे होते हैं, रूखे होते हैं। तो ये हो गई इनकी शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना में सबसे पहले देखा कद कैसा होता है, नाटा। आंखें चौड़ी यानी बड़ी होती हैं और देखने में कैसी दिखाई देती हैं, लाल। फिर इनके नाक की बात की तो नाक कैसी होती है, चौड़ी होती है। फिर बाल देखे हमने तो बाल कैसे होते हैं, इनके रूखे होते हैं। अब आगे हम देखते हैं इनमें जो भील हैं उन्होंने शासन किया था। भील हैं उन्होंने क्या किया था, शासन। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और कहां पे हैं जिन पे भीलों ने क्या किया था, शासन किया था। तो सबसे पहले आता है कोटिया। क्या आता है, कोटिया। कोटिया कहां पे है, कोटा में। यानी जो कोटिया क्षेत्र है वहां पे भीलों ने क्या किया था, शासन किया था। फिर दूसरा क्षेत्र आता है डगारिया।
दूसरा कौन सा है? डगारिया, जो कहाँ पे है? डूंगरपुर में। दूसरा कौन सा है? डगारिया, जो कहाँ है? डूंगरपुर में। अब तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आता है बासिया। तीसरा कौन सा क्षेत्र है? बासिया, जो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। पहला कोटिया कोटा में, दूसरा डगारिया डूंगरपुर में, तीसरा बासिया बांसवाड़ा में। अब बात करते हैं चौथा कौन सा क्षेत्र है जहां पे इन्होंने शासन किया था। वो आता है आपका बेआवा। बेआवा, जो कहां पे है? उदयपुर में। ये चार क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे भीलों ने क्या किया था? शासन किया था। कोटिया, डगारिया, बासिया और बेआवा, इन चारों क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। अब आगे हम देखते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप। निवास क्षेत्र के बाद आता है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में देखें तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि आर्थिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें तो सबसे निर्धन जो जनजाति है वो कौन सी है? भील है। निर्धन यानी गरीब, सबसे गरीब, यानी अन्य जातियों की तुलना में ये सबसे ज्यादा निर्धन है। किस दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से। तो ये याद रखना है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे निर्धन जनजाति कौन सी है, तब आपको बतानी है भील जनजाति है, वो आर्थिक दृष्टि से क्या है? निर्धन है। अब आगे चलते हैं तो एक नंबर आता है आखेट। आगे आता है आखेट। आखेट में हम देखेंगे शिकार। तो आखेट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किन का शिकार करते हैं। तो ये करते हैं जंगली जानवरों और पक्षियों का, यानी भील जनजाति के लोग हैं वो किनका शिकार करते हैं? जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होने लगा? ये लोग हैं ये शिकार के साथ साथ, यानी भील जनजाति के लोग हैं वो शिकार के साथ साथ क्या शुरू कर दी है? कृषि कार्य करना शुरू कर दिया है। यानी पहले शिकार करते थे, अब शिकार के साथ साथ क्या शुरू कर दिया है? कृषि कार्य करना शुरू कर दिया है। आगे देखते हैं कि इनके द्वारा जो कृषि की जाती है, क्योंकि शिकार के साथ क्या कर रहे हैं? कृषि, यानी इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उनको किन नामों से और कौन से क्षेत्र में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों की। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में इनके द्वारा की जाने वाली जो मिंग कृषि है उसको क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, यानी भीलों द्वारा मैदानी जो क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है उसको क्या कहते हैं? दजिया कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि दजिया व चिमाता क्या है, तब आपको बताना है कि भीलों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली जुमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। तथा मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। यह हो गया आखेट से संबंधित। अब आगे हम बात करेंगे भोजन की। दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें आर्थिक क्रियाकलाप में वो है भोजन। तो भोजन में बात करें तो इनका जो मुख्य भोजन है, इनका जो मुख्य भोजन है वो क्या है? मक्का है। मुख्य भोजन में बात करें तो ये लोग ज्यादातर क्या खाते हैं? मक्का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में उत्सवों पर ये लोग
उत्सव पर ये लोग क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, चोखा बोला जाता है। यानी उत्सव और त्योहार होते हैं उस समय ये लोग क्या बनाते हैं, चावल यानी चोखा बनाते हैं। इसके साथ साथ ये लोग क्या बनाते हैं, लापसी। क्या बनाते हैं, लापसी। यानी उत्सव और त्योहार होते हैं उस समय ये क्या बनाते हैं, चावल और लापसी बनाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो भील जनजाति है वो किसका सेवन करती है, राबड़ी का सेवन करती है। किसका सेवन करती है, राबड़ी का सेवन करती है। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं तो इसमें आता है कि ये जनजाति है ये इनके अलावा यानी मक्का, चावल और लापसी राबड़ी है, इसके अलावा किनका उपयोग करते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से रहेगा आपका गेहूं, चना और दाल। क्या रहेगा, गेहूं, चना और दाल। दाल वो भी कौन सी, उड़द, उड़द की। तो भोजन में देखो, भोजन में मुख्य रूप से बात करें तो मक्का, और उत्सव पे बात करें तो उत्सव पे ये लोग क्या बनाते हैं, चावल यानी चोखा बनाते हैं और लापसी बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग राबड़ी का भी सेवन करते हैं, तथा इन सभी के अलावा देखें तो ये लोग गेहूं, चना, दाल, दाल कौन सी, उड़द का भी क्या करते हैं, सेवन करते हैं। अब इसी में आता है भोजन में एक और आता है, वो है कि ये लोग हैं ये क्या करते हैं, महुआ। महुआ का जो पेड़ होता है, महुआ से निर्मित शराब का भी सेवन करते हैं। महुआ से निर्मित किनका सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। तो ये हो गए इनके भोजन। तो भोजन में एक बार पुनः देख लो, मुख्य रूप से मक्का, उत्सवों पर चावल व लापसी व राबड़ी, तथा अन्य की बात करें उसमें गेहूं, चना, दाल, और महुआ से निर्मित शराब का भी ये लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इनके वस्त्र। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इनके वस्त्रों का। तो वस्त्रों में बात करें तो वस्त्रों में सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष का, यानी भील जनजाति के जो पुरुष हैं वो कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं। तो इनमें आएगा कमीज और दंग धोती। कमीज और दंग धोती। तो पुरुष लोग क्या पहनते हैं, कमीज और दंग धोती। इसके अलावा ये लोग हैं ये सिर पर क्या बांधते हैं, साफा। सिर पर क्या बांधते हैं, साफा बांधते हैं। सिर पर क्या बांधते हैं, साफा बांधते हैं। तो जो इनका जो ये साफा है उसे क्या कहा गया है, पोत्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो सिर पर साफा बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, पोत्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए पोता क्या है तो आपको उसमें बताना है कि जो भील जनजाति के लोग हैं तो सिर पर साफा बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, पोत्या कहते हैं। और जो दंग धोती है उसका भी दूसरा नाम दिया गया है, देपाड़ा। क्या नाम है, देपाड़ा। तो दोनों चीज याद रखनी है, देपाड़ा और पोत्या क्या है तब आपको बतानी है कि पुरुष जो हैं वो जो दंग धोती पहनते हैं वो देपाड़ा होता है, और जो सिर पर साफा बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, पोत्या कहते हैं। तो ये हो गए किससे संबंधित है, पुरुषों से संबंधित। अब बात करते हैं स्त्रियों की यानी महिलाओं की। तो स्त्रियां क्या पहनती हैं, तो भील जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो प्रमुख रूप से क्या पहनती हैं, घाघरा, कांचली और लुगड़ी। घाघरा, कांचली और लुगड़ी। तो भील जनजाति की महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं, घाघरा, कांचली और लुगड़ी। इसके अलावा हम बात करें जो गहरे लाल रंग की, गहरे लाल रंग की साड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, सिंदूरी। ध्यान देना, सिंदूरी क्या है, भील जनजाति में महिलाओं द्वारा गहरे लाल रंग की जो साड़ी पहनी जाती है वो क्या कहलाती है, सिंदूरी कहलाती है। इसके बाद हम आगे जिक्र करें तो
जो दुल्हन की साड़ी होती है, किसकी साड़ी? दुल्हन की जो साड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? दुल्हन की साड़ी, उसे क्या बोलते हैं? परिया बोलते हैं। यानी दुल्हन द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है उसे क्या बोलते हैं? परिया। तो परिया क्या है? भील जनजाति की दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली साड़ी है, उसे क्या कहते हैं? परिया कहते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से 4 शब्द अलग आए हैं। एक तो देपाड़ा आया है, एक पोत्या आया है, एक सिंदूरी आया है और एक आया है परिया। तो इन चारों शब्दों को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं तो देखते हैं इनके निवास गृहों को। चौथा जो पॉइंट आता है वो कौन सा है? निवास गृह। निवास गृह। तो प्रमुख रूप से भील जनजाति है वो किनमें निवास करती है? झोंपड़ियों में निवास करती है। किनमें? झोंपड़ियों में निवास करती है। और इसी में आगे हम बात करें तो इन झोंपड़ियों का जो छोटा गांव है उसे क्या कहते हैं? फल्ला कहते हैं। यानी झोंपड़ियों से निर्मित जो छोटा गांव होता है, छोटा गांव, उसे क्या कहते हैं? फल्ला कहते हैं। और जो बड़ा गांव होता है, बड़ा गांव, उसे क्या कहते हैं? बड़े गांव को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है, इसे क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए फल्ला क्या है तो बताना है कि भील जनजाति द्वारा निर्मित जो झोंपड़ियां होती हैं उनके छोटे गांव को क्या कहा जाता है? फल्ला कहा जाता है। तथा जो बड़ा गांव होता है उसे क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। तो निवास गृह में सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि भील जनजाति के लोग हैं वो किनमें निवास करते हैं? झोंपड़ियों में निवास करते हैं। अब आगे देखो, इसी में भील जनजाति के जो घर हैं, भील जनजाति के जो घर हैं उन घरों को क्या कहा जाता है? घरों को क्या कहा जाता है? कू या फिर टापरा कहा जाता है। ध्यान देना, कू व टापरा किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि भील जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कू या टापरा कहा जाता है। तो निवास गृह में इतना ही है। आगे देखते हैं औजार। अगला जो पॉइंट है वो रहेगा औजार का। तो औजारों में प्रमुख रूप से बात करें तो एक चीज आती है वो है धनुष बाण। औजारों में प्रमुख रूप से क्या आती है? धनुष बाण आती है। इसके अलावा अगर औजारों में बात करें तो ये लोग किनको काम में लेते हैं? तलवार व खंजर। भील जनजाति के लोग औजारों में प्रमुख रूप से तो धनुष बाण, इसके अलावा तलवार व खंजर को क्या करते हैं? काम में लेते हैं। जो इनके धनुष बाण हैं उसमें बाण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बाण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। पहला तो आता है इसमें हरियो और दूसरा आता है रोपदो। हरियो, दूसरा आता है रोपदो। तो ध्यान रखना, हरियो और जो रोपदो है ये दोनों ही किसके नाम हैं? बाणों के। यानी बाण के जो प्रकार हैं वो 2 हैं इसमें, हरियो और रोपदो। इसके अलावा एक नाम और आता है फटकिया। फटकिया। तो फटकिया क्या है? फटकिया, ये लोग जब पक्षियों का शिकार करते हैं तब जो फंदा काम में लेते हैं, पक्षियों के शिकार में जो फंदा काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? फटकिया कहते हैं। तो इसमें 3 नाम अलग हैं, ध्यान रखना, हरियो, रोपदो और फटकिया। हरियो और रोपदो तो क्या है? बाण के प्रकार हैं। और फटकिया क्या है? एक प्रकार का फंदा है जो किसमें काम में लिया जाता है? पक्षियों को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। अब आगे चलते हैं तो
आगे आता है समाज व संस्कृति। आर्थिक क्रियाकलाप के बाद क्या आता है? समाज व संस्कृति। तो भील जनजाति के जो समाज व संस्कृति है उसको ध्यान से देखना। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं इसी समाज व संस्कृति से संबंधित हैं, समाज व संस्कृति से संबंधित हैं। तो समाज व संस्कृति में हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि भील जनजाति है वो क्या है? प्रकृति पूजक है। क्या है? प्रकृति पूजक है। दूसरी बात करें तो इसमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा क्या है? प्रचलित है। पहला तो देखा हमने प्रकृति पूजक है, दूसरा देखा इसमें बहुपत्नी प्रथा है वो क्या है? प्रचलित है। तीसरी बात देखें तो ये लोग क्या हैं? अंधविश्वासी हैं। क्या हैं? अंधविश्वासी होते हैं। भील जनजाति के लोग क्या होते हैं? अंधविश्वासी होते हैं। आगे देखते हैं तो इसमें आता है विवाह की प्रथा, यानी भील जनजाति है उसमें कितने प्रकार की विवाह की प्रथाएं हैं वो प्रचलित हैं। विवाह प्रथा यानी इस जनजाति में कितने प्रकार की विवाह की प्रथाएं प्रचलित हैं, तो इसमें आपको बताऊंगा कि 6 प्रकार की विवाह की प्रथाएं हैं वो इस जनजाति में क्या हैं? प्रचलित हैं। पहली आती है इसमें जो मोर बांधिया यानी जो सिंपल विवाह होता है, मोर बांधी, जिसे हम बोलते हैं सामान्य तरीके से किया गया विवाह है। दूसरा आता है इसमें विनिमय विवाह है। दूसरा कौन सा है? विनिमय विवाह है। तीसरे की बात करें तो आता है देवर विवाह है। कौन सा? देवर विवाह है। चौथे की बात करें तो इसमें आता है क्रय विवाह है। चौथा कौन सा है? क्रय विवाह है। पहला है मोर बांधिया, दूसरा है विनिमय, तीसरा है देवर, चौथा है क्रय विवाह है। और इसमें पांचवें की बात करें तो पांचवा कौन सा विवाह रहेगा? अपहरण। पांचवा कौन सा है? अपहरण। अपहरण। और छठा है वो कौन सा रहेगा? सेवा। तो एक बार पुनः देखो, मोर बांधिया विवाह कौन सा होता है? जो सामान्य तरीके से किया जाता है। विनिमय क्या होता है? जिसमें आदान प्रदान किया जाता है, यानी लड़की देके लड़की वापस ली जाती है, वो कौन सा होता है? विनिमय। देवर विवाह कौन सा होता है? अगर किसी पत्नी का पति है वो क्या हो जाता है? देवलोक गमन हो जाता है, तब उस महिला का विवाह किससे कर दिया जाता है? देवर से कर दिया जाता है। चौथा आता है क्रय विवाह। इसमें क्या होता है कि कन्या का क्या चुकाना पड़ता है, यानी मूल्य देकर कन्या लाई जाती है, यानी विवाह जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? क्रय विवाह। और पांचवा होता है अपहरण। इसमें क्या करते हैं? जो व्यक्ति हैं वो लड़की को भगाकर उसके साथ क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। वो कौन सा होता है? अपहरण। और छठा आता है सेवा विवाह है। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई पुरुष है वो अपने ससुराल में यानी लड़की के वहां पे जाके सेवा कार्य करता है और उस सेवा से प्रसन्न होकर उस लड़की के पिता द्वारा अपनी कन्या है वो उसको सौंप दी जाती है। वो कौन सा होता है? सेवा विवाह होता है। तो ध्यान देना, भील जनजाति में विवाह की प्रथा की बात करें तो कितने प्रकार की प्रथाएं चलती हैं, तो उसमें आपको याद रखना है 6 प्रकार की प्रथाएं चलती हैं। अब आगे जो चीज मैं बता रहा हूं इसी में समाज एवं संस्कृति में आगे वाला जो शब्द है दापा, उसको ध्यान से देखना। दापा क्या है? तो दापा क्या है? कोई व्यक्ति शूरवीरता व साहस से, किससे? शूरवीरता व साहस से, शूरवीरता व साहस से कन्या को चुनने का अधिकार रखता हो। कन्या को चुनने का
अधिकार रखता हो। हाँ, तो देखो दापा, दापा क्या होता है, तो देखना दापा क्या होता है, इसमें कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। कन्या का क्या चुकाना पड़ता है, मूल्य, तो वो क्या कहलाता है, दापा कहलाता है। दूसरा आता है गोल गाधेड़ो, गोल गाधेड़ो प्रथा। तो जो गोल गाधेड़ो प्रथा है, इसमें हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति है वो शूरवीरता व साहस से कन्या को चुनने का अधिकार रखता हो, कन्या को चुनने का अधिकार। तो गोल गाधेड़ो प्रथा कौन सी है, कोई भी व्यक्ति शूरवीरता व साहस से अपना कार्य को पूर्ण करते हुए किसका अधिकार प्राप्त कर लेता है, कन्या को चुनने का अधिकार है वो प्राप्त कर लेता है। आगे हम देखते हैं, तो आगे आता है भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य, यानी भील जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है इनमें घूमर, दूसरा है गेर और तीसरा आता है गौरी। अगर पूछ लिया जाए कि गौरी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तब आपको याद रखना है भील जनजाति द्वारा क्या किया जाता है, गौरी नृत्य है वो किया जाता है। आगे देखते हैं भीलों में ही मेला, यानी भीलों का प्रसिद्ध मेला कौन सा है। तो भीलों का जो प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा है, बेणेश्वर है। भीलों का प्रसिद्ध मेला कौन सा है, बेणेश्वर है। ये बेणेश्वर मेला है, ये कब और कहाँ लगता है, तो यह है जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी में माघ पूर्णिमा को, जनवरी फरवरी में माघ पूर्णिमा को सोम, जाखम, माही नदी के संगम पर, माही नदी के संगम पर लगता है। ध्यान देना, भीलों का जो मेला है प्रसिद्ध है वो है बेणेश्वर, जो कब और कहाँ लगता है, तो जनवरी फरवरी में माघ पूर्णिमा को सोम, जाखम, माही नदी के संगम पर लगता है। और ये संगम है, ये कहाँ होता है, डूंगरपुर जिले में होता है। कहाँ होता है, डूंगरपुर जिले में होता है, डूंगरपुर जिले में। अगर पूछ लिया जाए कि बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, तब आपको बताना है सोम, जाखम, माही नदी के संगम स्थल पर डूंगरपुर जिले में ये मेला है, ये लगता है। आगे देखते हैं, तो आता है इसमें भीलों का रणघोष, यानी जो भील हैं उनका रणघोष क्या है। तो भीलों के रणघोष की बात करें तो भीलों का जो रणघोष है वो क्या है, फायरे फायरे। इसमें डबल क्वेश्चन बन रहा है, फायरे फायरे क्या है, भीलों का एक रणघोष है। भीलों का रणघोष क्या है, फायरे फायरे है। आगे देखते हैं हम इसी में कि भीलों के गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं। भीलों के गांव का मुखिया, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। और इनका जो मार्गदर्शक होता है, इनका जो मार्गदर्शक होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलावा। भीलों का जो मार्गदर्शक होता है उसे क्या कहते हैं, बोलावा कहा जाता है। और भीलों में जो झाड़ फूंक करता है, झाड़ फूंक जो करता है उसे क्या कहते हैं, बोपा कहा जाता है। झाड़ फूंक करने वालों को क्या कहा जाता है, बोपा कहा जाता है। तथा
जो धार्मिक कार्य संपन्न करवाते हैं, धार्मिक कार्य संपन्न करवाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? भगत कहेंगे। तो चारों को पुनः देखो। गांव का मुखिया कहलाता है गमेती, मार्गदर्शक है वो क्या कहलाता है? बुलावा, झाड़ फूंक करने वाले को क्या कहते हैं? भोपा, और धार्मिक कार्य संपन्न करवाने वाले होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? भगत कहेंगे। समाज एवं संस्कृति में आगे देखते हैं तो एक नया शब्द जो जुड़ा है वो है अटक। तो अटक को ध्यान में रखना कि अटक क्या है। अटक, अटक क्या होता है? भीलों के पितृवंशीय गोत्र, यानी भीलों के जो पितृवंशीय गोत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अटक कहते हैं। तो ध्यान रखना अटक क्या है? भीलों के पितृवंशीय जो गोत्र हैं उसे क्या कहेंगे? अटक कहेंगे। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो भीलों का लास्ट में आता है 4 नंबर पे, आधुनिक संस्कृति के साथ इनके संपर्क कैसे हैं? आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो आधुनिक संस्कृति से संपर्क में अगर हम बात करें तो आधुनिक संस्कृति में बात करें तो वर्तमान में ये लोग हैं, ये किसके संपर्क में आने लगे हैं? शहर के संपर्क में आने लगे हैं। और शहर के संपर्क में आने के कारण ये लोग क्या होने लगे हैं? चालाक होने लगे हैं। किनके संपर्क में आने से? शहर के संपर्क में आने से ये लोग क्या होने लगे हैं? चालाक होने लगे हैं। इसके अलावा बात करें तो इन पे बाह्य संस्कृति का प्रभाव है वो अधिक पड़ने लगा है। बाह्य संस्कृति का प्रभाव अधिक पड़ने से इनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में क्या आने लगा है? परिवर्तन आने लगा है। किनके संपर्क में आने से? बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से इनके रहन सहन में, खान पान में और वेशभूषा में क्या आने लगा है? परिवर्तन आने लगा है। अब लास्ट पंक्ति में हम देखते हैं कि जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार है वो इनके उत्थान के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं वो इनको क्या करती हैं? प्रदान कर रही हैं। यानी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकारें हैं वो इनको अनेक प्रकार की क्या प्रदान कर रही हैं? सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। जैसे विद्यालय है, चिकित्सा सुविधा है या फिर कोई बैंकिंग की सुविधा है। इन सभी सुविधाओं का लाभ किनको प्रदान किया जा रहा है? भीलों को प्रदान किया जा रहा है। आज की क्लास में ही इतना ही, आगे देखेंगे अगली क्लास में गौंड जनजाति। धन्यवाद।